अरे कोई है? कोई है क्या? अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। क्या बात है क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश, आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग का दोस्त। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये चैप्टर पढ़ा दो, हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो बस आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आ गए हैं आप लोग के लिए, एक शॉर्ट में खत्म करने वाले चैप्टर। तरीक बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं टफ क्यों लगता है, लेकिन जिसको टफ लगता है सही जगह आ गए हो, इसके बाद नहीं लगेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। स्टार्ट करें जल्दी से, देखें कि क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में। चलो यार, आज हम लोग पढ़ेंगे सब टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। अच्छा बाय द वे, जो चैनल में पहली बार आया है, मुझे पहली बार देख रहा है, इस फेस को पहली बार देख रहा है, आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं क्लास 8 के आपके कुछ चैप्टर्स एक एक शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। ठीक है, ये शायद हम लोग का कुछ 11वां चैप्टर है। एनीवे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या, अरे चैप्टर है क्या, कह क्या रहा है। और आज की क्लास हम लोग एक गेम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि शायद आप लोगों ने सुना होगा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स एक ही बात है, राइट? सॉरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और वेरिएशन एक ही बात होती है। तो हम लोग समझेंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को प्रोपोर्शन का मतलब पता होगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी, बट एनीवे यार, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जो कि चैप्टर का मतलब है। और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले लेट्स प्ले अ गेम। इस गेम का नाम है इंक्रीज और डिक्रीज। करना क्या होगा, आपके सामने कुछ आएगा, कोई एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट के लास्ट में आप लोगों को दोस्तों इंक्रीज लगाना या फिर डिक्रीज लगाना है। समझ गया क्या होने वाला है? अरे बताता हूं, यहां पे कुछ 4-5 स्टेटमेंट्स आने वाले, सेंटेंसेस आने वाले। ठीक है, लास्ट में एकदम स्टेटमेंट के कुछ एक वर्ड लगेगा, वो वर्ड है इंक्रीज या फिर डिक्रीज। आप लोग को बताना है क्या लगेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो यार, रेडी हो जाओ एकदम। क्या लिखा हुआ है? इफ टू स्टूडेंट्स, आराम से पढ़ लो, मैं नीचे झुक जाता हूं, मेरी हाइट काफी लंबी हो जाती है। इफ टू स्टूडेंट्स टेक 20 minutes to arrange chairs for an assembly, then the time taken by 5 students to do the same job. आराम से अपना वक्त ले लो और देख लो कि क्या पूछा हुआ है। आपको लास्ट में क्या लगाना है, इंक्रीज लगाना है फिर डिक्रीज लगाना है। सोचो क्या बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। क्या बोल रहे हैं? इफ टू स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 मिनट लगा रहे हैं भैया असेंबली के लिए, चेयर अरेंज करने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं जिसमें उनको 20 मिनट लग रहा है। 2 स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम, ठीक है। देन द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या, 5 स्टूडेंट्स हो गए, 2 से 5 हो गए, तो उनको कितना टाइम लगेगा। देन द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स टू डू द सेम जॉब विल इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बस ये बताना है कि वो जो टाइम टेकन होगा 5 स्टूडेंट्स का, वो 20 मिनट से ज्यादा होगा या 20 मिनट से कम होगा। सोच लो भैया, 2 लोग मिलकर 20 मिनट में काम कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा हो गए तो टाइम कम लगेगा ना। सही बोल रहा हूं मैं? अरे 2 लोग मिलकर 20 मिनट में काम कर रहे हैं, तो 5 लोग मिलकर क्या 40 मिनट में काम करेंगे? अरे नहीं बबुआ, 20 मिनट से कम में ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे आने वाला है दोस्तों डिक्रीज। अब ये क्या है, क्यों है, बने रहो, सब समझा देंगे। इल्लो पेन से लिखते हैं तनिक अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज आएगा यहां पे। पेन चेंज कर लेते हैं राइटिंग अच्छी करने के लिए, वैसे ही राइटिंग बहुत ज्यादा अजीब टाइप की है। एनीवे, आगे क्या लिखा है जरा देखो। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज इंक्रीजेस। ठीक है, जो हम लोग जितनी चॉकलेट्स परचेज कर रहे हैं वो बढ़ा दूं। पहले 10 खरीद रहा था, तो मान लो 20 खरीद रहा हूं, मान लो फिर 15 खरीद रहा हूं, बढ़ा के खरीद रहा हूं, है ना। देन द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या, अरे तनिक कुछ खरीद रहे हो तो पैसा दोगे ना, कि ऐसे ही भग जाओगे बिना पैसे दिए? ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी दोस्तों? अगर 5 चॉकलेट खरीद रहा हूं तो मान लो कुछ 10 रुपए लगेगा। अरे ज्यादा चॉकलेट खरीदूंगा तो ज्यादा पैसा लगेगा ना, मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे बस आपको क्या लिखना है, इंक्रीज वा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या लिखा? इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस, एक कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। आराम से अपना वक्त ले लो, मैं नीचे झुक जाता हूं।
कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो डिस्टेंस, कार की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सोच लो, पहले 20 किलोमीटर मैं मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, वही 20 किलोमीटर कार की स्पीड इंक्रीज करके चला रहा हूं, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, तो टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? अरे कॉमन सेंस है भैया, कम लगेगा टाइम, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी ना, पहले 2 घंटे में पहुंच रहा था 20 की स्पीड से, तो अब क्या करूंगा, स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच जाऊंगा ना, तो यहां पे क्या आएगा, डिक्रीज, डिक्रीज। समझ में आ रहा है क्या है गेम? ठीक है, आगे देखते हैं भैया। इफ ऋतिक सर्स, अरे मैं आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका दोस्त, ठीक है, टोटल क्लास टाइम इंक्रीजेस, अगर मेरी क्लास का टाइम इंक्रीज हो जाता है, मान लो पहले मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूं, फिर 2 घंटे हो जाता है, या फिर 1.5 घंटे हो जाता है, मतलब क्लास का टाइम इंक्रीज हो जाता है, देन द फन इन द क्लास, फन मतलब क्या, अरे मजा, मजा क्लास में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कहने का मतलब क्या, आपको मजा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अब इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी किसी को मजा आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, मुझे बताना जरूर कि यहां पे इंक्रीज आएगा आप लोगों के लिए या डिक्रीज आएगा, बेइज्जती मत करना, ठीक है। चलो यार आगे देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, दिमाग से काम करना भी जरूरी है, इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन, अब ज्ञान नहीं दूंगा कि डायरेक्शन इसे क्या है, बट कहने का मतलब क्या, अगर आप बहुत काम करो, स्मार्टली काम करो और सही दिशा में काम करो, दिशा क्या बात है, सही दिशा में काम करो, देन योर चांसेस ऑफ सक्सेस, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? सोचो जरा, अगर आप ज्यादा काम करो, स्मार्टली काम करो, सही दिशा में काम करो, तो सक्सेसफुल होने के चांस इंक्रीज ही होंगे ना, बात सही है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा इंक्रीजेस। आई होप आप लोगों को गेम समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में लेना देना क्या है इस गेम का, जरा बताता हूं। यहां पे हो क्या रहा है, पहले वाली स्टेटमेंट में 2 क्वांटिटीज थी दोस्तों, क्या क्या, टाइम, टाइम और स्टूडेंट्स, टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी में फर्क आया कि नहीं आया? सर कुछ समझ नहीं आया तो फिर से बता देते, जरा देखो भैया, पहले क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वांटिटीज परखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरी क्वांटिटी क्या है कि उनको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, यहां पे एक क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी विच वाज टाइम टेकन कम हो रहा है, सही बात है। फिर से कर लेते हैं भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, बात सही है। तो एक क्वांटिटी में कुछ फर्क आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ फर्क आ रहा है, मतलब दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीज थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स भी बढ़ रहा है, बात सही है। फिर से क्या हुआ, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब बस ये कि एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही रहा है, ठीक है। आगे क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस देन द टाइम टेकन डिक्रीजेस, बात सही है। अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, टाइम टेकन और स्पीड, टाइम टेकन और स्पीड, तो स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम लग रहा है। फिर से कुछ चेंज हुआ, एक क्वांटिटी में कुछ फर्क आया तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ तो फर्क आया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पर सॉरी है ना, यहां पर सारे क्वेश्चन में दोस्तों 2-2 क्वांटिटीज दी हुई थी, एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, हमको बस इतना क्लियर रखना है, समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है जरा वो बता देते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अरे डेफिनेशन पढ़ो, आराम से नीचे झुक जाते हैं हम। इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, 2 क्वांटिटीज अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, भैया अगर इसमें कुछ चेंज आ रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कहने का मतलब क्या, ये वाला जो है ये इस पे डिपेंड करता है, ये वाला जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इफ 2 क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे that the change in one result
इज अ भाई यहाँ पे इज आएगा ना, इसके लिए माफ कर दीजिएगा. Then the change in one result is a corresponding change in the other quantity. Then the two quantities are said to be in variation. अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज अगर दूसरी क्वांटिटी में भी आ रहा है तो इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेरिएशन में है. काय में ये लोग वेरिएशन में है. समझ आ रहा है? जैसे स्पीड और टाइम. टाइम कुछ कम लगा या स्पीड कुछ ज्यादा लगी तो एक दूसरे की वजह से एक दूसरे में चेंज आया कि नहीं आया. तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम बोलेंगे कि ये वेरिएशन में है. जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स था, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाई तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बढ़ गई. मतलब ये दोनों क्वांटिटीज में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो हम दोनों क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे कि वो वेरिएशन में है बबुआ. आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी. वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा. बाय द वे यहां पे ये रिजल्ट नहीं है, इसको आप चेंज करके क्वांटिटी कर लीजिएगा और हमको बहुत बहुत माफ कर दीजिएगा. क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन. वैसे तो मैंने बता दिया वेरिएशन के कुछ एग्जांपल जहां पे दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है. कुछ और देख लेते हैं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत आसान है. मोर आर्टिकल्स विल कॉस्ट मोर. जाहिर सी बात है, मोर आर्टिकल्स का मतलब क्या, अरे ज्यादा कैमरा बाय कर रहे हो तो ज्यादा पैसा लगेगा. ठीक है, ज्यादा चॉकलेट्स बाय कर रहे हो तो ज्यादा पैसा लगेगा. ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हुई, आर्टिकल्स और कॉस्ट. नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट क्या हुई, वेरिएशन में हुई. समझ आ रहा है? एक में कुछ फर्क पड़ा तो दूसरे में भी फर्क पड़ा. ठीक है, अगला वाला देखो. मोर इज द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक. एक बैंक में ज्यादा पैसा रखूंगा, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न इन अ फिक्स्ड पीरियड. तो जो बैंक वाला है ना, मुझे पैसे रखने का ना कुछ इंटरेस्ट देता है. मान लो 200 रखा तो शायद एक साल बाद वो 210 हो जाएगा. तो बैंक कुछ इंटरेस्ट दे रहा है बैंक के पास पैसे रखने के लिए. अब वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में कभी और बातें करेंगे, लेकिन समझ में आया. तो अगर आप बैंक में ज्यादा पैसा रखोगे तो क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. तो ज्यादा पैसा ज्यादा इंटरेस्ट, जो दोनों क्वांटिटीज है, जो पैसा है और जो इंटरेस्ट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है. समझ आ रहा है? एक में कुछ चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा. ठीक है, तो इसलिए वो दो क्वांटिटीज क्या हो गई, वेरिएशन में हो गई. क्लियर है बात है? आगे क्या लिखा हुआ है, मोर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, मोर इज द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट. अरे सिंपल सी बात है ना, 20 किलोमीटर जाऊंगा तो कुछ पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर किलोमीटर्स बढ़ा दिए, 40 किलोमीटर गया तो कुछ पेट्रोल लगेगा, ज्यादा पेट्रोल लगेगा. बात सही है? तो हो क्या रहा है, जितना क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिस्टेंस पर. क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर. तो जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं दोस्तों, इनको हम वेरिएशन में बोलेंगे. आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी. लास्ट वाला पॉइंट भी देख लीजिए. मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स एट अ वर्क. जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे एक जगह पे, वर्कर्स मतलब क्या, अरे जो काम करते हैं, जैसे हम भी अभी कुछ काम कर रहे हैं. लेस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. जाहिर सी बात है, अगर 5 लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं कुछ टाइम में, तो 10 लोग मिलके उस काम को कम टाइम में करेंगे. ठीक है, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हुई, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन, ये चीजें मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये दिमाग में बैठानी होंगी कि वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है. यहां पे है नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन. तो डिपेंड कर रहा है ना एक दूसरे पे. नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए तो टाइम कम लगा, नंबर ऑफ वर्कर्स घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. डिपेंड करा मतलब ये दोनों क्वांटिटीज दोस्तों वेरिएशन में. आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा. अब ये प्रपोर्शन क्या है, जल्दी से निपटाते हैं. प्रपोर्शन इज सिंपली अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट होता है या फिर एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो ये बताती है कि दो रेशियोज इक्वल है, दो रेशियोज इक्वल है. अब जिसको रेशियो का मतलब नहीं पता है, अरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर, जाकर देख के आओ, समझ कर आओ. एक एक चीज का मतलब हमें पता होना चाहिए. मैंने क्या बोला, दो रेशियोज इक्वल है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रपोर्शन में. एग्जांपल दे दें आप लोग को. मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, एक रेशियो है C:D. अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये A, ये B, ये C, ये D प्रपोर्शन में. मतलब ये 4 नंबर्स प्रपोर्शन में. एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए. ये रेशियो है 15:20. 15:20 को मैं 15/20 लिख सकता हूं. ठीक है दोस्तों. इसके बाद क्या लिखा, 45/60. क्लियर है? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो. क्या ऐसे समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वल है? नहीं समझ में आ रहा तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं. सिंप्लीफाई मतलब क्या, काटा पीटी करनी पड़ेगी. 5 3 5 4 5 9 5 12
3 3 जा 3 4 जा, तो इसका भी आंसर 3/4 आ रहा है, इसका भी आंसर 3/4 आ रहा है। कहने का मतलब क्या, ये जो दोनों रेशियोज है ये इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा कि नंबर 15, नंबर 20, नंबर 45, नंबर 60 आर इन प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज इक्वल तो मैं उनको बोल देता हूं कि वो प्रपोर्शन में है, जब दो रेशियोज इक्वल तो मैं ये बोल देता हूं कि वो प्रपोर्शन में है। आई होप आप लोगों को प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फाइनली चैप्टर पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन करना बहुत आसान है, मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। डायरेक्ट प्रपोर्शन या फिर हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या, वो दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, राइट। डायरेक्ट का मतलब क्या है वो समझो। टू क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों ये। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। मैं दो क्वांटिटीज को डायरेक्ट प्रपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में तब बोलूंगा whenever the value of x increases or decreases, then the value of y increases or decreases in such a way that the ratio of x by y remains constant। कुछ समझ नहीं आया, टेंशन की बात नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो जरा, कहने का मतलब क्या है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है, या फिर अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। समझ में आ रहा है। जैसे कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स का एग्जांपल लो, आप जितनी ज्यादा चॉकलेट लोगे दोस्तों, अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, अरे जितना पैसा देना है चॉकलेट खरीदने के लिए तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हुई, कैसे डिपेंड कर रही है, अरे अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज को मैं वेरिएशन में तो बोलूंगा, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में बोलूंगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। बातें समझ आई, क्लियर हुई बातें, ठीक है। तो ऐसे दो क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूं कि वो वेरिएशन में तो है ही, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में। कैसे वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्लियर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। मान लो यहां पर मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिखी, दो क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यार चॉकलेट्स की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या मैं, मेरे को स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही चॉकलेट्स की, चॉकलेट्स, अब सही लिखी क्या, हाँ अब सही लिखी। अरे यानी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिखी मैंने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो मैंने दो चॉकलेट्स ली, मान लीजिए मैंने दो चॉकलेट्स ली, ठीक। तो अगर एक चॉकलेट का प्राइस 20 रुपए है तो दो का कितना होगा। ये क्या पूछ लिया, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अरे कैसे खतरनाक है रे, मैथ के स्टूडेंट हो, अगर एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए तो दो चॉकलेट्स का प्राइस 20 रुपए, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाता हूं दोस्तों, एक क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, तो मतलब मान लो मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स 4 कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, तो कॉस्ट कितनी लगेगी सर, 40 लगेगी सर, क्योंकि एक का अगर 10 है तो 4 का 40 होगा। मान लो 2 से और बढ़ा दिया, मान लो 6 कर दी, तो 6 कर दी तो कॉस्ट कितना लगेगा, 60 लगेगा। और देख ले, चलो मान लो 10 कर दी, ठीक है, 10 कर दी तो ये क्या हो गया भैया, 100 हो गया। अब ये दोनों क्वांटिटीज दोस्तों वेरिएशन में तो है, कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि एक बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक घटा रहे हो, चॉकलेट्स घटाते तो कॉस्ट भी कम होता, तो ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब वो एक्स बाय वाई का मतलब क्या था, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, उसका रीजन देता हूं। मान लो इस क्वांटिटी को आप एक्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस क्वांटिटी को आप x बोल रहे हैं, इस क्वांटिटी को आप y बोल रहे हैं, तो हम ये तो मानते हैं कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। अब आप देखो जरा, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको x1 बोल रहा हूं, x1, इसको मैं y1 बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं x2 बोल रहा हूं दोस्तों, इसको मैं y2 बोल रहा हूं, इसको मैं x3 बोल रहा हूं, इसको मैं y3 बोल रहा हूं, इसको मैं x4 बोल रहा हूं, इसको मैं y4 बोल रहा हूं। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो x1 अपॉन y1 आ रहा है, और जो x2 अपॉन y2 आ रहा है, और जो x3 अपॉन y3 आ रहा है, और जो x4 अपॉन y4 आ रहा है, वो इक्वल होगा। करके देख लो, किसी को विश्वास नहीं है, बाकी मैं करके दिखाऊंगा। जरा देखो यहां पे 2/20, अरे x1 बाय y1 का मतलब 2/20 ही होगा ना, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 20, ठीक है। तो कितना हो गया, 2/20 इज इक्वल्स टू 4/40,
ठीक है, अभी चलो इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, पहले चेक ही कर लेते कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, x3/y3 मतलब क्या 6/60, 6/60 क्या बात है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/100, क्या बात है। अब जरा आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए तो आप पाएंगे कि यह आएगा 1/10, ये भी आएगा 1/10, ये भी आएगा 1/10 और ये भी आएगा 1/10, करके देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये सब इक्वल है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो इक्वल होगा, उनका रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या, हर एक चीज की वैल्यू मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, एक सेम वैल्यू आ रही है। उस सेम वैल्यू का नाम क्या है, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। बात समझ में आई? आप देख लेना, कोई भी दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो इक्वल आएगा, उनका रेशियो इक्वल आएगा। और रेशियो इक्वल मतलब क्या, प्रपोर्शन। रेशियो इक्वल मतलब क्या, प्रपोर्शन। इसीलिए डायरेक्ट वेरिएशन को प्रपोर्शन भी बोल दिया गया कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है क्योंकि रेशियोज इक्वल हो जाता है दोनों क्वांटिटीज का। दोस्तों आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आएगी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, बहुत ध्यान से समझना। देन द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, इन सच अ वे दैट द रेशियो x/y रिमेन्स कांस्टेंट, such a way that the ratio xy remains constant। कहने का मतलब क्या, x1/y1, x2/y2 सबकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहां पे k को मैंने क्या बोला, कांस्टेंट। k कुछ भी हो सकता है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से k 1/10 था, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, सब में 1/10 आ रहा है, चेंज नहीं हो रही, मतलब उसको कांस्टेंट बोलूंगा, इसलिए मैंने क्या बोला, उसको कांस्टेंट बोला। यहां पर बातें क्लियर है? आगे भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, thus x and y are in direct proportion where k is a constant। क्लियर हो रही है बातें? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, x1/x2 सॉरी x1/y1 विल बी इक्वल टू y1/y2 विल बी इक्वल टू, यहां पे x2/y2 आना चाहिए, विल बी इक्वल टू x3/y3। आई होप आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। मैंने चेक भी करवा दिया कैसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए यार आगे देखते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे उस फॉर्मूले को। ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो, दो टेबल्स दी हुई है, एक आप लोग करोगे, एक मैं करके दिखाऊंगा। एंड फाइंड वेदर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। दो क्वांटिटीज है, कुछ भी हो सकती है, यहां पे उन क्वांटिटीज को x और y बोल दिया। हमसे पूछ रहे हैं कि चेक करो कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, और कैसे बढ़ना चाहिए, और कैसे बढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए डायरेक्टली वेरिएशन होने के लिए। क्या, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, या फिर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको मैं डायरेक्टली रिलेटेड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली वेरिएटेड बोलूंगा। ठीक है, अब जरा देखिए आप पहले क्वेश्चन में, x एक क्वांटिटी है, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई, 7 से 9, मतलब x बढ़ रहा है। y को देखो, 6 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, मतलब दोनों रिलेटेड तो है। ठीक है, वेरिएशन है दोनों में, क्या डायरेक्टली रिलेटेड है, ये हमको कौन बताएगा, हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो निकाल ले, 3/6 कितना होता है, चलो करके दिखाते हैं आप लोग को। 3/6 कितना होता है, 3/6 होता है 1/2, कर लोगे ना, 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6, 5, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। हाँ, मतलब दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेटेड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कितना आसान है। जो रेशियो आना चाहिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक के आना चाहिए, के मतलब कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे के की वैल्यू क्या, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इट इज 1/2। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को मैं छोड़ देता हूं, मुझे बताना कि जो x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो x और y जो दो क्वांटिटीज हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। मैंने समझा दिया आप लोग को कैसे बताना है। ठीक है, जरा आगे देखिए। अब तो आगे क्या दे रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चंस देख रहे थे आप। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा और क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे, जिनको नहीं बन रहा बने रहो, सब बताएंगे। इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे कह दिया
पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे कह दिया दोस्तों कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल। क्या निकालना है? अरे x की कुछ वैल्यूज दी हैं, y की कुछ वैल्यूज दी हैं, कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई है, ये हमको फाइंड करना है मिलके। अब मैंने वो फॉर्मूला आपका क्यों बताया, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया भी कि कैसे आता है, तो रटना नहीं है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन y, जो भी x2 अपॉन y2, रटना नहीं है, कोई पूछे तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैंने वो फॉर्मूला क्यों बताया, ताकि आप ये वैल्यूज निकाल पाओ। हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, तो क्या होगा 3/36 बराबर होगा x1/60 के, ये बराबर होगा x2/96 के, और ये बराबर होगा 10/y1 के। सर इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे यार, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू निकालना आता है हमें, बता देते हैं कैसे निकालेंगे। जरा देखिए दोस्तों, तो ये कितना हो गया, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। अच्छा बाय द वे, आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, या फिर इसको और इसको ले लो, या फिर इसको और इसको ले लो। समझ गए ना, सब आपस में एक दूसरे से इक्वल है दोस्तों। चलो यार आगे देखते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो x/36 यहां पे देखिएगा इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 3/36 है, पता नहीं मैंने x क्यों लिख दिया। 3/36 इज इक्वल्स टू x1/60। भैया x1 की वैल्यू आ जाएगी, आई होप आप लोग कर सकते हो। कैसे होगा, 3 1 जा, हम लोग काटा पीटी करेंगे भैया, है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 60 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, हम हैं बहुत आलसी, हमको करनी है काटा पीटी, काम करना है जल्दी और निकलना है फिर, और कोई काम करना, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, 3 12 जा 36, कितना आ गया ये, यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर, x1/60 इज इक्वल्स टू 1/12। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवीजन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 60/12, ये हो जाएगा 12 5 जा 60। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x1 की वैल्यू कैसे आई है दोस्तों, ठीक है। यहां पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर है, चलो आगे निकालते हैं। जरा ब्रेक करिए इसको। अब क्या ले ले भैया, इन दोनों को ले ले। अरे नहीं 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 नहीं, इन दोनों को क्यों नहीं ले सकते, इन दोनों को लूंगा तो यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करूंगा। अरे सर x1 आ गया है, क्या आ गया, 5 आ गया, तो रख देंगे यहां पर, ठीक है। करें जल्दी से, जरा देखना देखना, इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को x1/60 इज इक्वल्स टू x2/96, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग होशियार हो, खुद ही कर लोगे, बट मैं आप लोगों को करके दे देता हूं, हर ऐसे ही करते हैं। चलो x1 की वैल्यू कितनी आ गई थी दोस्तों, 5, यहां पर रख दो, x2/96, जल्दी से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर लेते हैं, 5 × 96/60, ठीक है। सॉल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं, 5 1 जा 5, 12 जा 60, ठीक है। आप लोग आराम से काटना, ठीक है। 12 के टेबल में 96 96 96 आता है, 8 टाइम्स आता है दोस्तों, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, सर x2 की वैल्यू आ गई है 8। आई होप आप लोग को बातें क्लियर हो रही होंगी, वो भी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो यहां पे x2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8 आ गई, ठीक है। y1 निकाल लोगे या निकाल दूं, चलो निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। जरा देखिए इधर, कीबोर्ड विजिबल है ना आप लोग को, दिख रहा होगा। चलो x2/96 इन दोनों को ले ले। अरे सर फिर से x2 और y1 दो वेरिएबल्स हो गए, कैसे निकाले, अरे x2 आ चुका है रे, कितना 8, तो रख देंगे वहां पे। तो x2/96 इज इक्वल्स टू 10/y1, जल्दी से करते हैं, x2 की वैल्यू दोस्तों 8/96 इज इक्वल्स टू 10/y1, ठीक है। y1 नीचे है, तो y1 की वैल्यू निकालना है तो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो y1 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y1 आ गया इधर, आराम से देख लो, ठीक है। 96 डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 96, अरे 8 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, काट लो भैया, 8 1 जा 8, 8 12 जा 96। क्लियर है सर, आपको 8 की 12 तक टेबल याद है, अरे आपको याद नहीं है तो आप 2 से काट लो, ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। चलो 12 × 10 कितना हो गया, 120 120। तो y1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 120 120 120, यहां पे रख देते हैं 120,
समझ में आया कैसे करा? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया था, ठीक है, और वैल्यूज निकाल ली। कैसे निकाली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग और समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल होता है। अब चेक कर लें क्या? चेक कर लें क्या सही में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? 3/36 चेक कर लो 1/12 होगा। 12/60 चेक कर लो 1/, ये तो 1/5 आ रहा है। कुछ गलत कर रहा है क्या अपन लोगों ने? 3/36 x 1/60, 60 इधर गया, 12/5 ये तो 5 ही आ रहा है। क्या गलत कर दिया भाई अपन ने? क्या गलत कर दिया? 12/5 ये 3/12 आ रहा है। अरे सॉरी 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 सॉरी, x1 की वैल्यू 5 है ना, यानी कभी गलत हो जाता भैया। देख रहे हो कैसे आंसर चेक करा अपन ने? ठीक है, ये 5 है, वहां पे 12 होता तो वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। तो बताता हूं कैसे। 3/36 कितना हो गया? 1/12। 5/60 1/12। फिर 5 क्यों लिख दिया? पहले 12 लिखा था। अरे 5 ही आ रही है वैल्यू, वो मैंने गलती से 12 लिख दी थी और फिर मैं ही अटक गया कि ऐसे कैसे आंसर आ गया। ठीक है, 8/96 भी 1/12 होगा, 10/120 भी 1/12 होगा। चेक करके देख लो, सब 1/12 1/12 1/12। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। अगली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अ कार कवर्स, एक बार देख लो कैसे दिया हुआ है कार क्वेश्चन। अ कार कवर्स 432 किलोमीटर। मैं नीचे झुकूंगा, आप क्वेश्चन करोगे। ठीक, फिर से बोलूंगा, मैं नीचे झुकूंगा, आप क्वेश्चन करोगे। देखो सर क्या बोल रहे हैं, एक कार है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है 432 किलोमीटर। क्या बात है, इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना पेट्रोल ले रही है भैया? 36 लीटर्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं। कैसे पता लगाएंगे? अरे क्वेश्चन को जब हिंदी में समझेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? भैया एक कार है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। कुछ पेट्रोल ले रही है तो एक क्वांटिटी हो गई पेट्रोल की। समझ में आ रहा है? तो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? टेबल बनाएंगे हम लोग, दो क्वांटिटीज हो गई। टेबल बनाने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिस टूल को हम बोलेंगे, जरा देखिएगा। क्या बात है, देख रहे हो? खतरनाक। चलो यार आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस हो गई एक क्वांटिटी। डिस्टेंस यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे इन किलोमीटर्स। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं आपको। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। यहां पे क्या लिखोगे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इन लीटर्स, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये लगाया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना लग रहा है? 432 किलोमीटर्स। कितना पेट्रोल ले रहे हैं 432 कवर करने के लिए? सर 36 लीटर्स पेट्रोल ले रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हमसे पूछ रहे हैं 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को टेबल बनाना तो आ गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ये पता करना कि जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ। डिस्टेंस, डिस्टेंस 430 है, कुछ पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, 36 लीटर्स पेट्रोल में इतना डिस्टेंस जा रहा है। पेट्रोल कम कर दिया ना, पेट्रोल कम कर दिया। तो एक बात बताओ, इतने पेट्रोल में उतना जा रहा था, पेट्रोल कम कर दिया तो कम जाऊंगा ना डिस्टेंस। सही बात है ना भैया, इतने पेट्रोल में इतना जा रहा हूं, पेट्रोल अगर कम कर दिया, गाड़ी में पेट्रोल कम डालोगे तो गाड़ी कम चलेगी। मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, तो दोनों क्वांटिटीज क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि एक कुछ कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। क्लियर हुआ? मैं फिर से बता देता हूं, डिस्टेंस पहले इतना था, या फिर चलो पेट्रोल से समझो, पेट्रोल पहले इतना था, कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम होगा कि नहीं होगा। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? चलो इसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो 432/36 इज इक्वल्स टू x/25। पेपर में जब आप पेपर सॉल्व करते हो, वैसे तो मेरा मकसद बस ये रहता है कॉन्सेप्ट समझा दूं, बट पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यहां पे लिखना जरूरी होता है कि डिस्टेंस और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल कम कर दोगे तो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 25 × 432 ना कर देना जब तक जरूरी नहीं है। ठीक है, 432
मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 36। चलो काटा पीटी करी जाए। 2 के टेबल में 36 आता है तो 2 18 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12। और कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 8, 108 आएगा। ठीक है, और कट जाएगा क्या? और काट लेते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी काट लेते हैं, जरा यहां पे देखिएगा, यहां पे देखना। ठीक है, कितना आ गया ये? 108 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? ठीक। अरे 25 कहां गया? 25 लिखिए जरा, 25 लिखिए, इज इक्वल्स टू x। 9 1 जा, डायरेक्ट 9 से काट रहा हूं, आप चाहो तो 3 से काट लो। 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 2 जा 18। तो आंसर कितना आ रहा है? 12 इंटू 25। 12 इंटू 25 होता है 300। तो अपना 300 क्या है? x क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यूनिट लिखना जरूरी है, 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर्स इज आर x की वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या? अगर आप 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की मदद से 432 किलोमीटर चल रहे हो, तो अगर आप इतना पेट्रोल डालते हो गाड़ी में, तो आप सिर्फ 300 किलोमीटर ही चल पाओगे। चलना मतलब गाड़ी से। क्लियर है? समझ आया? बस ये ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन टेबल बनानी है, दो क्वांटिटीज लिखनी है, वो समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी दो क्वांटिटीज है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये पता करना है कि क्या दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। समझ में आया? अभी हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी पढ़ेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं समझना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन दिया हो, बताऊंगा अभी क्या होता है। मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन दिया है, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा दिया, तो काम हो गया तमाम। इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ रे, तो समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ 50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज इतना। 50 मीटर क्लॉथ ले रहा हूं मार्केट से, शायद आप लोग की मम्मा लोग लेती होंगी, तो 50 मीटर क्लॉथ ले रहा हूं मार्केट से, इतना पैसा लग रहा है। हाउ मच क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज 1788। 1788 मैं नीचे चुपके से चल रहा हूं क्योंकि हाइट बहुत लंबी, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो भैया 50 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है कुछ। ठीक है, तो अगर कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई ना भैया, पहले इतना दे रहा था तो इतना कपड़ा मिल रहा था, अब इतना दूंगा तो सामने वाला कपड़ा ज्यादा देगा क्या? नहीं रे, कम देगा। पैसा कम दिया तो ज्यादा क्यों देगा वो कपड़ा? समझ में आ रहा है ना? ये वो आर्टिकल वाली बात होगी। आर्टिकल का यहां पे कपड़ा, समझ में आ रहा है? तो पैसे ज्यादा तो कपड़ा ज्यादा, पैसे कम तो कपड़ा भी कम। समझ आ रहा है? मतलब दोनों क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई सर? क्लॉथ इन मीटर्स, ठीक है, क्लॉथ की लेंथ इन मीटर्स, और दूसरी क्वांटिटी क्या हुई? उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लेते हैं? दोनों क्वांटिटीज। सबसे पहले डब्बा बनाया जाएगा बेहतरीन सा। अबे ये क्या हुआ? पिंक से बनाएंगे। चलो देखो, डब्बा बनाया, ठीक, पहली स्टेप। उसके बाद हरा पेन निकाला, अगर आप लोग के पास है तो। यहां पे क्या लिखा? क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन मीटर लिख सकते हो, या फिर सिंपल ऐसे लिख दो, क्लॉथ इन मीटर्स। यूनिट लिखना दोस्तों बहुत जरूरी है। कॉस्ट इन रुपीस, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करा भैया? क्लॉथ 50 मीटर, यहां पे मीटर लिखना जरूरी नहीं क्योंकि यहां पे मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे लिखा 50 मीटर क्लॉथ के लिए लग रहा है 3725 रुपए। हमसे पूछा क्या है कि पैसा अगर इतना दूंगा तो कितना क्लॉथ मिलेगा? समझ में आ रहा है? इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, आप वहां पे एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट क्लॉथ लेंथ बी एक्स मीटर्स, लेट क्लॉथ लेंथ बी एक्स मीटर्स फॉर रुपीज 1788। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमको समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है ना भैया, क्लॉथ या फिर कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि कॉस्ट दोनों साइड दिया हुआ है, कॉस्ट कम हुई तो सामने वाला क्लॉथ कम देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। एक क्वांटिटी कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो क्लॉथ दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी भी कम हुई, कम हो रही है तो दूसरी भी कम हुई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड। फॉर्मूला लगा देते हैं, मेरे ख्याल से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत फटाक से करेंगे ये वाली चीज। 50/3725, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा दिया है दोस्तों आप लोग को। कितना आ जाएगा ये? 50 इंटू 1788 डिवाइडेड बाय 3725 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं, वाइट से करेंगे। तो 5 10 जा 50, काटापीटी करना जरूरी है, मल्टीप्लाई करोगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, 5 7 जा 35, 2 बचा,
5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 25। आप लोग आराम से करना, मेरी स्पीड से करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग के पास पॉज एंड प्ले का ऑप्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 9 जा 45, कितना आ गया 149, 1788। अब मैं गेस कर रहा हूं, तुक्का मार रहा हूं कि ये जो नंबर है इसको काट देगा। भैया 2 और 149 तो नहीं कटेंगे, राइट, लेकिन ये नंबर इसको काट देगा, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं, ठीक है। कैसे कटेंगे, कैसे कटेंगे? 9 + 1 10 14, कौन से नंबर से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा क्या? 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा? 9 से भी नहीं कटेगा। तो क्या करा जाए, चलो देखते हैं, कुछ तुक्का लगाते हैं। 149 इंटू 10 करूंगा तो 1490 आएगा, ठीक है। 149 इंटू 2 करता हूं, 149 इंटू 12 करता हूं। जरा देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं तुक्का लगा रहा हूं कि ये नंबर इसको काट देगा। गेस कर रहे हैं आप लोग को भी, गेस काम करना है ना। 2 9 से कितना हो गया 18। सर आपने ये कैसे सोचा कि 12 होगा? भैया देखो 10 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 10 जा 1490 होता है, ये नंबर 1490 से बड़ा है। सर फिर आपने 12 क्यों सोचा? क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और यहां पे लास्ट में 8 आ रहा है। समझ आया क्या दिमाग लगाया मैंने? ऐसे आप भी कर सकते हो। 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 9, 2 1 जा 2, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 8 18 6 7। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। समझ आया कैसे करना है? मैंने बस गेस करा था कि भैया वो कट जाएगा और वो कट गया। चलो तो 149 इंटू 12 होता है, तो 149 1 जा 149, 12 जा, आंसर कितना आ रहा है? 12 इंटू 2 24। तो फाइनल आंसर इज एक्स की वैल्यू 24 मीटर्स दोस्तों, क्लॉथ की लेंथ इन मीटर्स। समझ में आया? तो पैसा कम दिया तो क्लॉथ भी कम। पहले दे रहे थे 50 मीटर, अब दे रहे हैं 24 मीटर। ऐसा ही होता है बिजनेस, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, आगे के क्वेश्चंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए। वो नोट क्या है? नोट बोल रहा हूं, वो नोट क्या है? वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स ही है, अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं दूसरे के हिसाब से, अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं दूसरे के हिसाब से, कॉस्ट कम ज्यादा हो रही है दूसरे के हिसाब से, ठीक है। तो वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर। अगर दो वेरिएबल्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं, आप इसको क्वांटिटीज पढ़ लो कि पूरे चैप्टर में आपने क्वांटिटीज सुना हुआ है। तो अगर दो क्वांटिटीज हैं दोस्तों, ठीक है, वो कम ज्यादा हो रही हैं और दूसरी भी उसके हिसाब से कम ज्यादा हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप ये चीज याद रखना, इसके बारे में कभी और बातें करेंगे, लेकिन ये चीज याद रखो, अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्यों? मैंने क्या बताया, दो कंडीशन होती है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन उन दोनों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, उन दोनों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। दो कंडीशंस। तो यहां पे क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन मेट ही नहीं हो रही होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ एग्जांपल यहां पे लिख दिए, जैसे कि चेंज इन वेट, मेरी वेट और हाइट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ मैं मान सकता हूं कि शायद मेरी हाइट बढ़ेगी तो मेरा वेट भी बढ़ेगा। देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मेरी हाइट बढ़ रही है तो वेट भी शायद बढ़ेगा। वैसे मेरा वजन बढ़ नहीं रहा, वैसे इसको वेट नहीं, इसको मास बोलते हैं, कभी आगे समझेंगे। एनीवे सुनो, मेरी हाइट बढ़ रही है, हाइट एक क्वांटिटी है, मेरा वेट बढ़ेगा, ठीक है। हाइट के हिसाब से अगर मेरी हाइट ज्यादा होगी तो मेरा वेट थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ठीक है, मेरा तो थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। तो यहां पे दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? दूसरी कंडीशन मेट नहीं होगी ना। मान लो मेरी हाइट कुछ है, ठीक है, फिर मेरा वेट कुछ है, मान लो फिर मेरी हाइट कुछ बढ़ गई, फिर वेट कुछ हो गया, तो आप देखोगे कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। तो कैसे बोलोगे रे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है दूसरा भी घट रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आप प्लीज खुद ही देख लीजिएगा। थिंक, डिस्कस एंड कमेंट। अब क्या करना है आप लोग को? दिमाग लगाना है, सोचना है। सर अभी तक क्या कर रहे थे? वही कर रहे थे, लेकिन इस बार और ज्यादा सोचना है और डिस्कस भी करना है। डिस्कस किसके साथ करें पता नहीं यार, शायद कमेंट बॉक्स पे डिस्कस कर लेना या फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। और क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ वी फिक्स टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ चुके हैं, तो वहां पे हमने समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों। तो उसी की यहां पे बात करी जा रही क्या कि अगर हम टाइम पीरियड फिक्स कर दें, 3 साल के लिए पैसा ले रहा हूं किसी से, ठीक है, या फिर 4 साल के लिए पैसा ले रहा हूं, ये टाइम फिक्स कर दूं,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स कर दूं, मतलब 10% के रेट से ले रहा हूं या फिर 12% के रेट से ले रहा हूं या फिर 20% के रेट से ले रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। जिनको नहीं आता आप लोगों को पता है क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनली विद प्रिंसिपल। यहां पे दो क्वांटिटीज दी हुई है, कौन कौन सी? सिंपल इंटरेस्ट एक क्वांटिटी है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, कितना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एक क्वांटिटी है। और प्रिंसिपल मतलब क्या, मैंने आपसे कुछ पैसा लिया, मैं आपको कुछ ज्यादा दूंगा, तो ये जो ज्यादा दूंगा ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपसे जो मैंने पैसा उधार लिया उसको मैं प्रिंसिपल बोलता हूं। तो यहां पे दो क्वांटिटीज है, एक है प्रिंसिपल, एक है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो दोनों क्वांटिटीज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो दोनों क्वांटिटीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर हम लोग टाइम पीरियड फिक्स कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दे। बताता हूं कैसे और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। एक टेबल से समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना, ठीक है। ऑल राइट देन, यहां पे लिखा मैंने प्रिंसिपल, हरे पेन से लिखेंगे, यहां पे लिखा मैंने प्रिंसिपल, ठीक बा। यहां पे लिखा मैंने क्या, सिंपल इंटरेस्ट, SI, ठीक। दोनों रुपीज में होता है, यूनिट चाहो तो लिख लो, बस ये समझाना है मुझे आपको, ठीक है। ऑल राइट देन, तो प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, ठीक है। टाइम पीरियड में फिक्स रख रहा हूं, रेट क्या आपने बोला 10% ब्याज लेगा, ठीक है, मतलब 10% ऊपर से लोगे आप, ठीक है, मुझसे। और टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड कुछ अपन लोग 2 साल मान लेते हैं, ठीक है। ये चलो 1 ही साल मान लेते हैं, चलो 1 ईयर के लिए, ठीक है, आसान रहेगा समझना, बस समझना है इसको, समझना है, ठीक है। 1 साल के लिए मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, तो मैं आपको 1 साल बाद कितना वापस करूंगा सर? 10% ऑफ 100 कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 10 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगेन ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे। तो अगर मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए तो मैं आपको 1 साल बाद 10 रुपए ऊपर से दूंगा, उस ऊपर से देने वाले पैसे को मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलता हूं। समझ आया? फिर मान लो मैंने आपसे 200 रुपए उधार लिए, ठीक, प्रिंसिपल चेंज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या दोनों क्वांटिटीज सही में डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है। 200 रुपए करे, अब 200 का 10%, मैंने आपसे 200 रुपए लिए 1 साल के लिए, तो 200 का 10% कितना होता है आप यहां पे करके देख सकते हो, 10% ऑफ 200, तो यह आ जाएगा 10/100 इंटू 200। आप इसको निकाल के देखोगे दोस्तों तो यह आ जाएगा आपका 20, ठीक है। फिर मान लो सिंपल इंटरेस्ट मान लो मैंने 300 कर दिया, सॉरी प्रिंसिपल मैंने 300 कर लिया, मतलब मैं आपसे लालच ले रहा हूं, आपसे और पैसे ले रहा हूं 300 रुपए, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा 30 रुपए, आप निकाल के देख सकते हो फॉर्मूले से भी, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि अगर ये दोनों चीजें फिक्स्ड है, ये दोनों चीजें फिक्स्ड है, टाइम पीरियड सब 1-1 साल के लिए ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड फिक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, येलो से करते हैं, इसका आंसर आएगा 10/1, इसका आंसर आएगा 10/1 और इसका भी आंसर आएगा 10/1। तो क्या हुआ, अगर दो कंडीशंस देखेंगे, प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है, मतलब डायरेक्टली वेरिएशन तो है। अब ये देखते हैं, प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दूसरी कंडीशन क्या, रेशो भी इक्वल है, 10/1 10/1 10/1, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं रेट फिक्स कर दूं, टाइम पीरियड फिक्स कर दूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? अब आप लोग को क्या बताना है वो सेकेंड लाइन में लिखा है, वुड देयर बी अ सिमिलर रिलेशनशिप फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही होगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो अपना ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ेगा? वो तो जाहिर सी बात है, अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा, मैं आपसे जितना ज्यादा उधार लूंगा उतना ज्यादा मैं आपको पैसा वापस करूंगा, तो एक चीज तो सेटिस्फाई है, आपको ये चेक करना है कि क्या हर जगह सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या ये रेशियो इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या, आप यहां पे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इसी अमाउंट के साथ कर लेना 100 200 300, और फिर क्या करोगे, ये 100 रुपए के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, 200 रुपए के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, 300 रुपए के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। और फिर आप देखना कि क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा है, और अगर रेशियो इक्वल आ रहा होगा तो दोनों क्वांटिटीज मतलब प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको सोचकर बताना है, ठीक है, कि है कि नहीं है, ठीक है। चलो यार इसी के साथ आगे चलते हैं। If the weight of 9 sheets of paper, अब क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। If the weight of 9 sheets of paper, मोटे मोटे पेपर्स हैं, ठीक है, थिक बोला हुआ है, ठीक है, 9 शीट्स ऑफ पेपर का वेट है 30 ग्राम, पेपर का वेट तो वैसे ही बहुत कम होता है, 30 ग्राम वेट है 9 शीट्स का, 30 ग्राम वेट है 9 शीट्स का, तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, सेम पेपर की कितनी शीट्स, सेम पेपर की कितनी शीट्स वुड वेट 1/4 किलोग्राम्स। 30 ग्राम वेट दिया हुआ है
9 शीट्स का। हमसे बोल रहे हैं कितनी शीट्स का वेट इतना किलोग्राम होगा। अब एक बात बताओ, ये 30 से 1/4 किलोग्राम बड़े होगा? अरे भैया ये ग्राम्स में, ये किलोग्राम्स में, तो ये तो बड़ा ही होगा। ये मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो ना, यहाँ पे तो 1 आ रहा है ऑलरेडी। समझा दूंगा, बस अभी आप इतना समझ लो, ये इससे बड़ा है, मतलब वेट बढ़ गया। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ पेपर्स या फिर नंबर ऑफ शीट्स भी बढ़ेंगी? सोच लो ना दिमाग से, आराम से। अगर वेट बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ शीट्स भी बड़ी होंगी। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। क्लियर हो रही हैं बातें? चलो आगे चलते हैं। और यहां पे रेशियो भी इक्वल आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, सेकंड चीज नहीं देखता हूं सेटिस्फाई करवा कर। ठीक है, अब जरा देखो कैसे करना है। पिंक पेन से टेबल बनाया हम लोगों ने, ठीक है। यहां पे जल्दी से लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। इसकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ शीट्स की। क्या बोल रहे हैं, वेट, वेट ऑफ शीट्स है ना, वेट, वेट ऑफ शीट्स, ठीक है। क्या बात है, नंबर ऑफ शीट्स कितनी दोस्तों, 9, तो वेट कितना, 30 ग्राम्स। सर ग्राम्स में, तो यहां पे तो बहुत जरूरी है इन ग्राम्स लिखना, ठीक है। यहां पे आप लिख देना इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, ठीक है। क्या बात है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितनी शीट्स होंगी, मतलब ये वाली ऊपर वाली चीज नहीं दे रहे हैं तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वेट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1/4 किलोग्राम। सर ये किलोग्राम्स में, ये ग्राम्स में कुछ जम नहीं रहा, तो जम नहीं रहा तो सेम क्वांटिटी, सॉरी सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/4 किलोग्राम्स, चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 1/4 कितना होगा, 4 1 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5/4 किलोग्राम्स। 5/4 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, देख लीजिए आराम से, जिसको नहीं पता। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। भैया 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 5/4 kg में कितने ग्राम्स होंगे, 5/4 इंटू 1000 ग्राम्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए काटा पीटी करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कटा तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 0। 250 इंटू 5 कितना होता है, 250 इंटू 5 होता है 1250 ग्राम्स, 1250। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 1250 इन ग्राम्स आ गया, मतलब इतने किलोग्राम्स में इतने ग्राम्स होते हैं। यूनिट कन्वर्ट कर लिया, अब आप लोगों को करना आता है। दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेटेड है, जल्दी से मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं हरे पेन से, जरा देखो। 9/30 बराबर होगा x/1250 के, ठीक है। सॉल्व करें, काटा पीटी करेंगे, जरा देखो। अरे यार हरे पेन से ही करेंगे, बार बार पेन हम चेंज कर लेते हैं। 9 इंटू 1250 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x। व्हाइट पेन से काट लीजिए, 0 से 0 गया, 3 1 3 3 3 9। 125 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 375। तो यहां पे आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 375 शीट्स। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो 375 शीट्स मतलब क्या, 9 शीट्स का वेट इतना, तो 375 शीट्स का वेट इतना होगा। क्लियर है बातें? आगे चले, बने रहना दोस्तों। चलो यार आगे देखते हैं क्या दे रहे हैं, ठीक है भैया। तो आगे क्या दे रहे हैं, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर। एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब पूरे समय 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बताओ, खुद ही बताओ जरा, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम गाड़ी हमेशा 20 की स्पीड में चलाते रहो? ऐसा नहीं हो सकता रे, बट ठीक है, मैच करने के लिए सब मान लेते, ठीक है। तो एक ट्रेन है भैया, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 24 मिनट्स? 24 मिनट में कितना चलेगी, जरा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 175 किलोमीटर? अरे सर दो क्वेश्चन एक साथ कैसे करेंगे? अरे डरना नहीं है, कोशिश तो करनी है ना। आपको मैंने सिखाया ना इतना पूरी क्लास में, तो कुछ तो बनेगा। जितना आता है उतना तो करो, जो नहीं आएगा बताएंगे। तो देखो, वीडियो पॉज, आराम से अपना टाइम लो, आराम से। अब देखो, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है भैया, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब क्या, एक घंटे में, पर आवर का मतलब क्या, एक घंटे में इतना किलोमीटर कवर कर रही है, 75 किलोमीटर। एक घंटे में 75 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अब एक बात बताइए, दो चीजें कौन कौन सी है, टाइम और डिस्टेंस, राइट।
टाइम और डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रही है। अब आप जरा देखो टाइम और डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। बात सही है। स्पीड को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, ठीक है, स्पीड बढ़ा दिए तो बात ही अलग है, फिर तो दौड़ाओ गाड़ी है ना। फिर से डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा तो टाइम कम लगेगा। मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज सबसे पहली होती है समझने वाली। चलो टेबल बनाते हैं, क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे, बार बार मेरे से ये लाइन बन जाती है दोस्तों, जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया क्या दिया है, टाइम टेकन और डिस्टेंस, यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस और यहां पे लिखते हैं टाइम टेकन। वाह, चलो भैया क्या बात है। तो डिस्टेंस कितना सर, 75 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहां पे आर और किलोमीटर ना लिखना पड़े उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे लिख दो, हरे पेन से लिख देते हैं कि भैया ये इन किलोमीटर्स होगा और ये इन किलोमीटर्स करें मीटर करें, चलो ठीक है, और ये कितने में होगा भैया, इन आवर्स। ठीक है, आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी बबुआ। चलो यार आगे देखते हैं। 75 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर से मैंने लिख दिया, क्या बात है। आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ फार विल इट ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 24 मिनट में। कितने मिनट में, 24 मिनट, 24 मिनट, समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पे मिनट्स में दिया है, यहां पे आवर्स में दिया है, तो एक काम कर सकते हैं, या तो आवर वाले को मिनट में कर लो या तो मिनट वाले को आवर में कर लो। मैं क्या करूंगा, आवर्स वाले को मिनट में करूंगा। तो यहां पे मैं 1 आवर्स ना लिख के दोस्तों इसको मिनट में लिखूंगा, ठीक है। जरा देखना, यहां पे मैंने क्या लिखा, इसको मैं इन मिनट्स ले रहा हूं, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं वो आएंगे, सब कुछ मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 घंटे में सर 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। मैं 60 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि दूसरी चीज मुझे मिनट्स में दी हुई है। अब क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहे हैं, इसको मैं चलो x1 मान लेता हूं, ठीक है, चलो x ही मान लेते हैं। मुझे डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहे हैं और टाइम दे रहे हैं कितना, 24 मिनट। यहां पे क्या लिख लिया, 24 मिनट, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं भैया, दूसरे में साथ में करेंगे, इन हाउ मच टाइम, दूसरे में टाइम पूछ रहे, पहले में डिस्टेंस पूछ रहे थे, टाइम दे दिया, दूसरे में टाइम पूछ रहे हैं, डिस्टेंस दे दिया, कितना 175 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा, तो इसको मैं y बोल देता हूं। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे भैया, हरे पेन से बता देते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। 70 अरे रेशियो इक्वल होता है ना, x/24 क्यों इक्वल होता है पता होना चाहिए, मैंने बताया है ना, ऐसे बेइज्जती नहीं करना हमारी। x इज इक्वल टू 75 इंटू 24 अपॉन 60। मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा यूनिट के साथ। x क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो यहां पे इतना किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। मैं आप पे ऐसे ब्रेक देकर क्या लिखूंगा भैया, x/24 इज इक्वल्स टू 175/y। अब मैंने क्या बताया, या तो इन दोनों को इक्वल कर लो या तो इन दोनों को इक्वल कर लो। भैया इसको और इसको भी तो इक्वल कर सकते हैं, सब आपस में इक्वल होता है, तो आप इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हो, या तो चाहो तो इसको और इसको इक्वल कर लो। अगर आप इन दोनों को ले रहे हो तो x की वैल्यू पहले यहां से निकाल लेना, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ले रहे हो तो पहले x की वैल्यू यहां से निकाल लेना, समझ में आ रहा है। अगर आप इन दोनों को लोगे तो x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 75/60 दिया हुआ है दोस्तों, y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। आई होप आप लोग कर लोगे, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। या आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज करना है ना। उसका आंसर क्या है, फिजिक्स वाला के ऐप पे आपको मिल जाएगी ये पूरे के पूरे नोट्स। अरे तनिक कुछ नहीं करना है, बस बाय नाउ पे क्लिक करना, और वो बाय नाउ मतलब पैसे नहीं देने, फ्री बैच है यार। फिजिक्स वाला ऐप में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको इसका आंसर भी दे दूंगा मैं, आप लोग टैली कर लेना। और अगर आंसर सही आया तो क्या करना है, अपने आप की पीठ थपथपानी, अपने आप को शाबाशी देनी है। चलो यार आगे देखते हैं। A vertical pole 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शैडो। हम क्या करते हैं भैया, हम नीचे झुकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और पॉज करके ट्राई करते हैं, और नहीं बनता तो हम ऊपर उठते हैं और फिर हम बताते हैं। A vertical pole 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है, मान लो मैं ही हूं, ठीक है, मेरी कुछ टाइम पे सन की वजह से शैडो बनती है, लाइट की वजह से शैडो बन सकती है, मान लो सन की वजह से शैडो बन रही है, ठीक है। तो सन की वजह से सन वहां पर है, ठीक है, शैडो बन रही है मेरी ग्राउंड पर, सही बात है, सन उधर है ना, शैडो उधर बन रही है, ठीक है। तो मेरी हाइट अगर इतनी है तो शैडो इतनी की बन रही है, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर बोला है, सेम टाइम मतलब क्या, सन अभी उधर ही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, एक और पोल है, सेम टाइम पर
10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट का अगर पोल है, मतलब एक और बंदा होगा, पोल मान लो ये दूसरा पोल है, ठीक है, इसकी भी सेम टाइम पे कुछ, इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ शैडो बन रही होगी, वो शैडो मुझे पता करना है कितने सेंटीमीटर कितने मीटर की बन रही है। आगे क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ पोल, द हाइट ऑफ अ पोल, एक तीसरा पोल है उसकी हाइट निकालने को बोल रहे। अभी क्या बोल रहे थे, मेरी हाइट दे दी, शैडो की हाइट पूछ रहे हैं, मेरी हाइट दे दी, शैडो की हाइट पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या, मेरी हाइट नहीं दी, शैडो की हाइट दे दी, मेरी हाइट पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं जितना लंबा होऊंगा उतनी लंबी शैडो बनेगी, बात सही है। तो अगर मैं इतना पोल था, ठीक है, तो शैडो कुछ बनेगी, मेरी हाइट ज्यादा हो गई तो शैडो बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, मेरी हाइट और शैडो की हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है दोस्तों तो वो भी बढ़ेगा, और अगर ये कम होगा तो वो भी कम होगा। समझ में आ रहा है, वो मतलब क्या, अरे शैडो तुमरी, तो हमको जैसे समझ में आ जाता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम क्या करेंगे, अरे मैं बार बार क्या कर रहा हूं यार, चलो एनीवे, हम क्या करेंगे भैया, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं पूरा लिख के दे रहा हूं बस आप लोगों को, क्या वर्टिकल पोल की हाइट और शैडो की हाइट, बढ़िया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल एक क्वांटिटी है, लेंथ ऑफ शैडो एक क्वांटिटी है, लेंथ ऑफ शैडो, हाइट ऑफ शैडो भी लिख सकते हैं बट क्योंकि वो जमीन में लेटी हुई है तो इसलिए लेंथ लिख रहे हैं, ठीक है, सही है। चलो यार, मेरे को पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते बड़ा मजा आता है यार। एनीवे चलो आगे देखते हैं, हाइट ऑफ पोल, लेंथ ऑफ शैडो। तो हाइट ऑफ पोल कितनी दी हुई है सर, कुछ मीटर सेंटीमीटर, सर कुछ मीटर सेंटीमीटर, अरे 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 घबरा गए सर, नहीं 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 घबराने की जरूरत नहीं है, हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर मीटर में क्यों नहीं कर रहे, अगर आप मीटर में करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और डेसिमल से हमें लगता है डर, हमें मतलब अपन को, मुझे पता है आपको भी लगता होगा, और नहीं लगता तो कर लो, मुझे तो लगता है भैया। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत बकवास हो गई। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे 560 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा ये 560 सेंटीमीटर। अरे भैया यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है इन सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है इन सेंटीमीटर। हाइट ऑफ शैडो, अगर 560 मेरी हाइट है तो हाइट ऑफ शैडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। करके देख लेना, समझ आ रहा है भैया। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ऐड कर दिए तो 320 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं ना दोस्तों, क्या बात है। आगे क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की लेंथ पूछ रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट दिया होगा। बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर मतलब क्या, 10 मीटर मतलब क्या होगा सेंटीमीटर में भैया, 1 मीटर अगर होता है 100 सेंटीमीटर तो 10 मीटर क्या होगा 1000 सेंटीमीटर। बात सही है, 1000 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर प्लस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर। मतलब अब एक पोल है मुझसे भी लंबा, मतलब मैं पोल अगर हूं तो मुझसे भी लंबा, उसकी शैडो कितनी बनेगी, उसकी शैडो लेंथ क्या होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ये सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब क्या पूछ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, साथ में करना है, द हाइट ऑफ अ पोल, पोल की हाइट पूछ रहे हैं। पोल मतलब क्या, ऊपर वाला, मतलब ये वाला पार्ट नहीं दिया होगा, पोल की हाइट पूछ रहे हैं, शैडो की हाइट दे रहे हैं कितनी 5 मीटर लॉन्ग। चलो 5 मीटर मतलब क्या 500 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिख देंगे 500। समझ में आ रहा है, इसको बोल दो x, ठीक है, इसको बोल दो y, जो बोलना है वो बोल दो, पी क्यू आर एस टी एल एम एन ओ पी क्यू, जो भी बोलना बोलो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये क्या बोल दिया, अरे भैया रेशियो इक्वल होता है ना, तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सर पर ये x कहां से आएगा, अरे ये x जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो आ जाएगा ना, कर लोगे। टेबल बनाना सबसे मुश्किल काम, वैसे तो चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, मुश्किल बोल रहा हूं, बट अगर लगे भी तो मैंने ये जो ज्यादा मुश्किल काम था मैंने कर दिया। सॉल्व आप लोग कर लेना, आंसर मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन आप लोग खुद भी करोगे, और अगर अपने आंसर पर शक हो रहा हो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना और खुद को चेक कर लेना, और अगर आंसर सही आए तो तनिक सही है। चलो आगे चलते हैं यार, जरा देखते हैं ये क्वेश्चन परमानेंटली आपके लिए होमवर्क, परमानेंटली मतलब एक बार कर लेना ऐसा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लेना है, फिजिक्स वाला के ऐप पर। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें, अरे कुछ हम करें तो कुछ आप करो ना यार। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन क्या होता है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्तों, जरा रुकिएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन देखते हैं क्या होता है। इनवर्स उल्टा, डायरेक्ट मतलब सीधा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा,
एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। ये एक है क्या? अरे क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ी, एक क्वांटिटी घटी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक में बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, समझ आया? इनवर्स में क्या होगा? अरे उल्टा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, और एक अगर घट रहा है तो दूसरा ज्यादा होगा। ऐसा कब हो सकता है? जरा बताते। एक काम को करने के लिए दो लोग लग रहे हैं, मान लो एक, चलो चलो देखते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। वी नो दैट विथ मोर स्पीड, पहली लाइन में लिखा हुआ है विथ मोर स्पीड अ कार विल टेक लेस टाइम। समझ में आ रहा है? अरे भैया किसी स्पीड से मैं कुछ टाइम ले रहा हूं, किसी स्पीड से मैं कुछ टाइम ले रहा हूं, स्पीड ज्यादा कर दूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ सर ज्यादा हो जाएगा। अबे कैसी बातें कर रहे हो रे? समझो, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कुछ लग रहा था, स्पीड बढ़ा दी, तेज गाड़ी चलाओगे, चलाने का नहीं है, तेज गाड़ी चलाओगे तो स्पीड टाइम कम लगेगा ना, घर जल्दी पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है सर? दो क्वांटिटीज है स्पीड और टाइम, सर दो क्वांटिटीज है स्पीड और टाइम, ठीक है। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या है दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्स वेरिएशन में, ठीक है। चलो यार आगे देखते हैं। सिमिलरली मोर वर्कर्स विल फिनिश अ वर्क इन लेस टाइम। भैया दो वर्कर्स मिलके काम 2 दिन में कर रहे थे, वर्कर्स अब मैंने बढ़ा दिए, एक क्वांटिटी बढ़ाई तो काम जल्दी हो जाएगा ना, मतलब 2 दिन तो नहीं लगेंगे। अब समझ आ रही है बातें? दो वर्कर्स मान लो 2 दिन में काम कर रहे हैं, वर्कर्स बढ़ा दिए तो काम जल्दी हो जाएगा ना, मतलब क्या हो रहा है? जो दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है, वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, बढ़ा कम लगा, या फिर घटता ज्यादा लगता। समझ आ रहा है? तो इनवर्सली भैया उल्टा सीन चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। Thus there are a case wherein two variables, पढ़ लो डेफिनेशन पढ़ लो, बहुत आसान है। Thus there are case where two variables, इनको आप क्वांटिटीज भी बोल सकते हो, है ना, दो क्वांटिटीज, स्पीड डिस्टेंस स्पीड टाइम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, are related to each other in such a way that on increasing the one, अगर एक बढ़ाने पे, एक क्वांटिटी बढ़ाने पे other decreases, एक बढ़ाने पे दूसरी कम हो रही है, और वाइस वर्सा का मतलब क्या है? एक घटाने पे दूसरी ज्यादा हो रही है। समझ? एक बढ़ाने पे दूसरी कम हो रही है, एक घटाने पे दूसरी ज्यादा हो रही है, तो उन दोनों क्वांटिटीज को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बोलेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शनल का भी फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी, एक्स लिखा था, वाई लिखा था, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, रेशियो इक्वल था अपॉन का, ठीक है। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? x1 y1, मतलब अब मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले अपॉन कर रहे थे, पहले अपॉन कर रहे थे, अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सब इक्वल आएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखो। ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। क्या पता करना है कि क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? जरा देखिए बहुत ध्यान से। इसको मैं x1 बोल रहा हूं, इसको मैं y1 बोल रहा हूं, इसको मैं x2 बोल रहा हूं, इसको मैं y2 बोल रहा हूं, इसको मैं x3 बोल रहा हूं, इसको मैं y3 बोल रहा हूं, इसको मैं x4 बोल रहा हूं, इसको मैं y4 बोल रहा हूं। इतना क्यों बोल रहे हो? x5 y5, ठीक है। अगर मुझे पता करना होता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो क्या पता करता? इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका, इसका अपॉन इसका बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। यहां पे क्या होगा? यहां पे उल्टा होगा, पहले डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करना है आप लोग को? बेसिक ये पता करना है कि x1 इंटू y1 बराबर आ रहा है कि नहीं x2 इंटू y2 के, बराबर आ रहा है कि नहीं x3 इंटू y3 के, बराबर आ रहा है कि नहीं x4 इंटू y4 के, बराबर आ रहा है कि नहीं x5 इंटू y5 के। सर 5 में क्यों रुक गए? 5 ही तक हमको दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हो गया, मतलब हम लोग कहेंगे कि दोनों क्वांटिटीज क्या है? दोनों क्वांटिटीज क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो चेक कर लेते भैया। 6 इंटू 24, हरे से करते हैं जरा। 6 इंटू 24 आप लोग करके देखिए कितना आएगा। 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, कितना आ रहा है? 144। तो ये वाली वैल्यू आएगी 144। आप करके देखना 48 इंटू 3 भी कितना आएगा? 144। आप करके देखिएगा 36 इंटू 4 भी कितना आएगा? 144। आप करके देखिएगा 70 इंटू 2 भी, 72 इंटू 2 भी कितना आएगा? 144। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये भी आएगा 144। तो अगर ऐसा है, मतलब x और y क्या है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो दूसरा वाला आप लोग करोगे। फॉर्मूला क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? x1 इंटू y1, पहले x1 अपॉन y1 था, इज इक्वल टू x2 इंटू y2, पहले x2 अपॉन y2 था, इज इक्वल टू x3 इंटू y3। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए होंगे। क्वेश्चंस करें, जरा देखते हैं। क्वेश्चंस में वही अप्रोच करना है दोस्तों। इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे दिया, x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे दिया, पूछा नहीं है, दे दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1, x1 x2 y1, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, मतलब ये और ये क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दी हुई है, मतलब क्या? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 किसके बराबर होगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय y1 के बराबर। किसके बराबर होगा? x1 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? x2 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये किसके बराबर होगा? 48 मल्टीप्लाइड बाय y2। सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब क्या करना है? वही करना है, दो दो इक्वेशन उठाओ, आंसर निकालो। इन दोनों को डालूं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं इन दोनों को उठाता हूं, जरा देखना कैसे आएगा। 12 इंटू 8 कितना होता है? 96। डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, 96 बराबर 16y1। ठीक है, y1 की वैल्यू कैसे आएगी सर? सर 16 मल्टीप्लीकेशन में है तो 16 डिवीजन में जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 96 अपॉन 16। काटा पीटी कर लीजिए, 2 से काट लेते हैं, चलो 2 8 जा, 2 4 जा, 1 बचा, 2 8 जा, ठीक है, 8 1 जा, 8 6 जा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6 आ गई सर। तो यहाँ पे y1 दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। y1 की वैल्यू कितनी, चलो ऊपर ही लिखते हैं यार, मजा नहीं आएगा। y1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? y1 की वैल्यू आ गई 6। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे करना है। सेम चीज है यारों, सेम चीज, एकदम सेम चीज, फॉर्मूला बस चेंज हो गया। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू y1 इंटू y2। ठीक है, इन दोनों को कर ले कि इन दोनों को कर ले? किसको करे? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? x1 x2 y1, ये y2, 4 की वैल्यूज निकालनी। हाँ 4 की वैल्यूज निकालनी, क्या बात है। अब कैसे करेंगे भैया? इन दोनों को अगर इंटू करेंगे तो यहां पे एक वेरिएबल नहीं पता, यहां पे भी एक वेरिएबल नहीं पता, तो ये तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। यहां पे क्या है? 48 इंटू y2। अगेन अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करें? अरे इन दोनों को इक्वल कर लेते। किन दोनों को? इसको और इसको। फिर से सुनना, फिर से सुनना, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों में दो वेरिएबल्स हैं अलग अलग, तो दोनों की वैल्यूज आप एक साथ नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करो? इन दोनों को इक्वल कर लो। समझ में आ रहा है? इसको इसके साथ, क्योंकि यहां पे पूरा आंसर पता है, फिर इसको इसके साथ, आंसर पूरा पता है, इसको उसके साथ। समझ आ रहा है? मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं दोस्तों, जरा देखिए। ठीक है, इसको ले रहा हूं, ये पहले वाले को, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x1 इंटू 4। ठीक है, सॉल्व कर ले। x1 की वैल्यू कितनी आएगी? मैं डायरेक्ट करता हूं, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4 2 जा 12 2 जा 24। x1 की वैल्यू आ गई 24। क्लियर हो रहा है? फिर क्या करें? आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, लेकिन वही x2 y2 दो वेरिएबल्स हो गए, तो क्या करो? इसको और इसको इक्वल कर लो। सर क्यों कर रहे हैं? सब आपस में इक्वल है ना दोस्तों। ठीक है, कर लेते हैं भैया। x2 इंटू 16, 12 इंटू 8, चलो 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 16। तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16। काटा पीटी करिए, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। y2 की वैल्यू मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज करना। समझ में आ रहा है? बन गया? कोई बात नहीं, एक बार कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रहे। इफ 45 men, अब भाई वर्ड प्रॉब्लम्स दे रहे। इफ 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days, 45 आदमी है भाई लोग, क्या है? 45 आदमी है दीदी लोग। ठीक है, 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days। 49 days लग रहे हैं कोई काम करने में, बहुत पता मुश्किल काम होगा शायद। इन हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट? क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर 35 लोग काम करें? कितने दिन लगेंगे अगर 35 men काम करें? तो देखते हैं। 45 men को लग रहे हैं इतने दिन। अगर men कम हो गए, men अगर कम हो गए तो खुद सोचो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर ज्यादा लगेगा ना। समझ में आ रहा है? इतने लोग मिलकर इतने दिन में काम कर रहे हैं, लोग कम कर दे तो और ज्यादा दिन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई? नंबर ऑफ मेन
और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो गए। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। पहले ये पता करना जरूरी होता है कि क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। हरे पेन से लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन लिखते हैं सबसे पहले, जल्दी से नंबर ऑफ मैन लिखे, ठीक है। फिर क्या लिखा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, क्या बात है, नंबर ऑफ मैन, यहां पे क्या लिखा भैया, ठीक है। तो 45 मैन है, कितने दिन लग रहे हैं इनको, 49 डेज लग रहे हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे, अगर 35 मैन कर दिए, मैन कम कर दिए, तो डेज क्या हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लो या फिर क्वेश्चन मार्क को एक्स लिख दो, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें क्लियर कर लो, नंबर ऑफ मैन अगर कम हुए तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे, 49 से ज्यादा आंसर आने वाला है दोस्तों। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्यों है, एक घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, एक घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, उल्टा सीन चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसे ही पता चल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इक्वल। तो 45 इंटू 49 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। एग्जाम में लिखना पड़ता है कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और क्यों है वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने कम कर दोगे भैया, आदमी लोग कम कर दोगे काम करने के लिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। आगे देख लेते हैं भैया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 45 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 35। दोस्तों काटा पीटी करेंगे, 5 7 जा, 5 9 जा, 7 1 जा, 7 7 जा, 9 7 जा, 63 डेज। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, एक्स की वैल्यू आ रही है 63 डेज। यूनिट के साथ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर इतने आदमी थे तो इतने दिन ले रहे थे, आदमी कम करे तो दिन भी ज्यादा लगेंगे। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आगे चलते हैं। इफ 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 आवर्स, अरे वही बात है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, होमवर्क दूंगा। 14 वर्कर्स हैं, 45 घंटे लगा रहे हैं एक दीवार खड़ी करने में, ठीक है, दीवार खड़ी करने में। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे उसी दीवार को खड़ी करने में अगर 35 घंटे में काम करना है, अगर 35 आवर्स में काम करना है। दिमाग में आराम से सबसे पहले क्वांटिटी सोचो, क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स और आवर्स या फिर टाइम टेकन, नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर टाइम टेकन, राइट। मैं यहां पे टेबल बना देता हूं, दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है, नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम टेकन। टाइम टेकन में यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इन आवर्स, ठीक बा। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने सर, सर अगर 14 वर्कर्स हैं तो टाइम कितना लग रहा है सर, 45 आवर्स लग रहा है। सर अगर इसी काम को 35 आवर्स में करना है, खुद सोचो, क्या ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, कैसे पता करेंगे जरा देखो। नंबर ऑफ वर्कर्स 14 है, या फिर उल्टा सोचो, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें दी हुई हैं तो उल्टा सोचना है। टाइम मेरे पास है 45 घंटे, 14 लोग काम कर देंगे 45 घंटे में, ठीक। अगर टाइम कम टाइम में काम करना है, अगर कम टाइम में काम करना है तो आप लोग अपने एक दोस्त को और बुलाओगे कि आ भाई साथ बैठ, साथ मिलकर करेंगे तो काम जल्दी होगा, ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, राइट। तो अगर टाइम कम हो गया तो वर्कर्स ज्यादा लगेंगे, अगर कम टाइम में काम करना है तो ज्यादा दोस्त लगेंगे, अगर कम टाइम में काम करना है तो ज्यादा दोस्त लगेंगे। तो टाइम अगर कम करा तो वर्कर्स ज्यादा हुए, टाइम अगर कम करा तो वर्कर्स ज्यादा हुए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा सीन चल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पे आप क्या लिख दोगे, एक्स, और फिर आप क्या करोगे, 14 इंटू 45 बराबर x इंटू 35। एक्स की वैल्यू आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा, ठीक है, कर लेंगे, मैंने करके ही दिखा दिया यार। चलो अगला क्वेश्चन, कुछ होमवर्क देते हैं, जरा देखते हैं। इन अ हॉस्टल, कुछ अलग क्वेश्चन, 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। भैया 75 स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल में खाना है, ठीक है, कितने दिन तक चल जाएगा, 24 डेज तक। 75 स्टूडेंट्स के लिए 24 डेज तक खाना चल जाएगा, कुछ खाना होगा, ठीक है। 75 स्टूडेंट्स के लिए 24 डेज तक खाना चल जाएगा। इफ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, 15 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल लीव कर दिया भैया, ठीक है, 15 ने एक साथ लीव करा, कुछ तो नाटक हुआ होगा, बट एनीवे, तो 15 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल लीव कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए दोस्तों, बात सही है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजन लास्ट, अब कितने दिन तक खाना चल जाएगा, भूख लग गई खाना याद करके, बट एनीवे, अब कितने दिन तक खाना चल जाएगा, हमसे ये पूछा है। एक बात बताओ,
75 स्टूडेंट्स। सबसे पहले दो क्वांटिटीज कौन कौन सी दोस्तों? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्या? फूड प्रोविजन कब तक लास्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? फूड प्रोविजन कब तक लास्ट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फूड प्रोविजन, ठीक है। तो 75 स्टूडेंट्स थे, 75 स्टूडेंट्स के लिए 24 दिन तक खाना चल रहा था। स्टूडेंट्स कम कर दिए तो खाना ज्यादा दिन चल जाएगा ना भैया। भैया 15 चले गए तो उनका खाना तो चलेगा ना अभी थोड़े दिन। फिर से बताता हूं भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दिए, एक क्वांटिटी कम कर दी, तो दूसरी क्वांटिटी क्या है? कितने दिन तक खाना चलेगा? वो ज्यादा दिन तक चलेगा। ये कम करा ये ज्यादा हुआ, ये कम करा ये ज्यादा हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब खाना ज्यादा चलेगा। उल्टा सीन है, उल्टा सीन है मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है क्वांटिटीज। आई होप आप लोग टेबल वगैरह बना के सॉल्व कर सकते हो। अपन जल्दी से कर देता है आप लोगों के लिए। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फूड प्रोविजन, फूड, फूड बोलते हैं वैसे, मैं बार बार फूड बोल देता हूं। फूड प्रोविजन भैया, ठीक है। तो इन डेज है ना, ये इन डेज है। तो आगे कर लेते हैं भैया। 75 स्टूडेंट्स हैं, फूड प्रोविजन लास्ट कर रहा है भैया 15 नहीं, 15 नहीं, कितना? 24 दिन, ठीक है। सर अब कितने स्टूडेंट्स हो गए? 15 मत लिख देना जल्दबाजी में, 15 मत लिख देना जल्दबाजी में। 15 तो चले गए, बच्चे कितने? 60 सर। तो हमको पता करना है कि 60 स्टूडेंट्स के लिए खाना कितने दिन चल जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? स्टूडेंट्स कम हुए खाना ज्यादा चलेगा, स्टूडेंट्स कम हुए खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम ज्यादा उल्टा सीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 इंटू 24 बराबर, इसको अपन x बोल देते हैं, 60 इंटू एक्स। आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आपको पता है आप लोग को आंसर कहां मिल जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर कहां चेक करें, ठीक है। और बाकी अगर चेक भी करना है तो गूगल भाई साहब है भैया, गूगल में सब चीजों का जवाब है, ठीक है। अब गलत है सही है वो तो पता नहीं, बट हाँ इसका तो सही होगा। एनीवे, तो ये थी आज की क्लास। काफी मेरे को तो बहुत मजा आया। आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा पढ़ने में। बहुत ही आसान सा चैप्टर था। इनफैक्ट मैंने जितने भी चैप्टर अभी तक कवर करवाए, मुझे सबसे आसान चैप्टर यही लगता है। वैसे आई होप कि पढ़ने के बाद आप लोग को सारे ही चैप्टर्स आसान लगने होंगे, आसान लग रहे होंगे, क्योंकि यही मेरा मकसद रहता है कि वहां पे बैठे हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आए, क्वेश्चंस खुद से बने, आंसर सही आए। आंसर कभी कभी गलत आए ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही आ जाएगा। कोशिश करना हमारा काम है, ठीक है। इसी के साथ जो अभी तक बना हुआ है, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा फिर कभी और। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मजे करो, चिल करो, जिंदगी जियो, खेलो कूदो, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो पढ़े लिख भी लो, ठीक है। चलो बाय बाय।